नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक उल्धन नाम का गांव पड़ता है और इसी उल्धन गांव में रहने वाली ममता देवी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि 5 साल पहले इसके पति की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और जिसकी वजह से ये महिला विधवा हो जाती है। लेकिन फिर भी जो ममता देवी होती है, अपने आप को भी सँभालती है, अपने पूरे परिवार को सँभाल लेती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। ममता देवी के पास अपनी 9 एकड़ ज़मीन होती है और उस 9 एकड़ ज़मीन में ममता देवी खुद ही खेती-किसानी का काम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ममता देवी ट्रैक्टर तक चलाया करती थी। खेत के अंदर खाद, बीज डालना ये सब खुद किया करती थी। ममता देवी की मेहनत और लगन को देखकर गाँव के सभी लोग सिर्फ़ यही बात कहते थे कि महिला हो तो ममता जैसी हो। ममता अपने खेत में दिन-रात मेहनत करती रहती हैं। सभी लोग इसकी अच्छी सराहना किया करते थे। अब ममता देवी के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज जो कि कक्षा 9 में अपनी पढ़ाई किया करता था। सूरज पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी तेज़-तर्रार लड़का होता है। वह हर रोज़ सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास अपने स्कूल में चला जाता था, पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर लौट आता था। खाली समय में वह अपनी माँ ममता देवी के काम-काज में हाथ भी बटाया करता था। ममता देवी के परिवार में इसकी एक सासू भी होती है जिसका नाम सरोज देवी होता है। सरोज देवी जो कि अपने घर के छोटे-मोटे काम-काज कर लिया करती थी। सरोज देवी अपनी बहू ममता देवी पर बाज की तरह नज़र रखा करती थी। सरोज देवी को शक होता है कि उसकी बहू के कदम लड़खड़ा चुके हैं। वह गैर मर्दों के साथ अपना वक़्त गुज़ारती है। लेकिन सरोज देवी अपनी इस बहू को कभी भी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी। अब इसी पड़ोस के अंदर एक लड़का भी रहता था जिसका नाम मनोज होता है। मनोज जो कि जमींदारों के खेत में मेहनत मज़दूरी का काम किया करता था। मनोज एक ऐसा लड़का होता है जो कि गाँव की महिलाओं को गंदी नज़र से देखा करता था। वह बड़ी उम्र की महिलाओं में काफ़ी दिलचस्पी रखा करता था। बड़ी उम्र की महिलाएँ उसको काफ़ी पसंद होती हैं। अब यही मनोज नाम का लड़का इस महिला ममता देवी के साथ मिलकर 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। लेकिन मनोज तो बाद में कांड करता है, सबसे पहले जो ममता देवी होती है, वो एक बहुत बड़ा कांड कर देती है, जिसकी गूंज इस पूरे गाँव में फैल जाती है। और इस तरीके से दिन गुज़रते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। ममता देवी अपने घर के काम-काज खत्म करने के बाद सोचने लग जाती है कि उसे खेत में चलना चाहिए और खेत में जाने के बाद उसको अपने पशुओं के लिए चारा काट लेना चाहिए। इस तरह से ममता देवी करीब 10 बजे के आस-पास अपने खेत में चली जाती है और खेत में जाने के बाद वह चारा काटने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय ममता देवी के फ़ोन की घंटी बजती है और ममता देवी अपना फ़ोन पिकअप करती है। फ़ोन पर उसका प्रेमी धर्मवीर उससे बातचीत कर रहा होता है। धर्मवीर कहने लगता है कि मैं 2 महीने के बाद दिल्ली से आया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ममता देवी उसी समय अपने इस प्रेमी धर्मवीर को कहती है कि मैं खेत में कुछ काम-काज करने आई हूँ, तुम मेरे खेत में आ सकते हो। और इस तरह से जो धर्मवीर होता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में पहुँच जाता है। खेत में जाने के बाद धर्मवीर देखता है कि वहाँ पर ममता देवी अपने खेत के अंदर चारा काट रही होती है। और जैसे ही यह लड़का धर्मवीर ममता देवी के पास पहुँचता है, तो ममता देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर धर्मवीर की नीयत खराब हो जाती है। धर्मवीर सबसे पहले ममता देवी से मिलता है और कहता है कि मैं 2 महीने के बाद अपने गाँव में आया हूँ और मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जैसे इन दोनों के बीच ये सारी बातचीत हो रही होती है, तो धर्मवीर अब इस महिला ममता देवी को कहने लगता है कि देखो ममता, तुम खेत में काम-काज करती रहती हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे पास 9 एकड़ ज़मीन है और तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी हैं। तुम अपने खेत के काम के लिए कोई एक अच्छा-सा नौकर देख लो। ममता कहने लगती है कि नौकर तो मैं रख सकती हूँ, लेकिन नौकर ठीक तरीके से खेत में काम नहीं करता है। इसके बाद धर्मवीर कहने लगता है कि तुम एक बार नौकर को रख के देख लो, अगर वो काम ठीक तरीके से करता है, तो फिर तो घर में नौकर रख लेना और उससे खेत के काम-काज करवा लिया करना। जब ऐसी-ऐसी बातें दोनों कर रहे होते हैं, तो धर्मवीर अब इस महिला को कहने लगता है कि देखो, खेत में इस समय कोई भी नहीं है और पास में ईख का खेत है, चलो हम दोनों वहाँ पर अपना समय गुज़ार लेते हैं। ममता देवी कहने लगती है कि इस समय खेत में कोई भी आ सकता है। खेत में ये सब काम करना ठीक बात नहीं है। उसी समय धर्मवीर कहने लगता है कि फिर तुम ऐसे करना, रात के समय मेरे घर पर आ जाना। मेरे घर में मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। और इस तरह से जैसे-तैसे करके धर्मवीर नाम का लड़का ममता देवी को मनाने में कामयाब हो जाता है। ममता देवी कहती है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी। और इस तरह से धर्मवीर अब अपनी मोटरसाइकिल लेकर गाँव में वापस आ जाता है। इसके बाद ममता देवी अपने पशुओं के लिए चारा काटती है और चारा काटने के बाद गाँव में वापस आ जाती है।
देखते ही देखते शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। ममता देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी सास उस पर बाज की तरह नजर रखती है, और फिर जैसी रात होगी तो मैं उस धर्मवीर के घर पर कैसे जाऊंगी। उसी समय ममता अपने घर के अंदर नींद की गोलियां देखना शुरू कर देती है, लेकिन नींद की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये महिला ममता देवी हमेशा अपनी सास और अपने बेटे सूरज को नींद की गोलियां खिला देती थी, और फिर इसके बाद अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ वक्त गुजार लिया करती थी। अब जैसी नींद की गोलियां खत्म हो चुकी होती है तो ये महिला ममता देवी उसी समय अपने प्रेमी धर्मवीर के पास फोन कॉल करती है। धर्मवीर को कहा जाता है कि नींद की दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और मैं आज रात तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती हूँ। धर्मवीर उसी समय ममता को कहने लगता है कि ममता, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं नींद की दवाइयां पहले ही लेकर आया था। अब इसके बाद ममता देवी कहती है कि तुम नींद की दवाइयां मेरे घर पर लेकर आ जाओ, और इस तरह से धर्मवीर उसी समय अपने घर से निकलता है और फिर ममता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ममता देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर धर्मवीर से नींद की दवाइयां ले लेती है, और इस तरह से धर्मवीर फिर से अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ममता देवी अपने बेटे सूरज और अपनी सास सरोज के लिए खाना तैयार करती है, और उस खाने के अंदर नींद की दवाइयां मिला देती है। इस तरह से पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है, लेकिन ममता देवी उस खाने को नहीं खाती है। खाना खाने के बाद सूरज अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, जबकि इसकी सास जो सरोज होती है वो दूसरे कमरे में लेट जाती है, और इस तरह से ममता देवी अब इन दोनों के सोने का इंतजार करना शुरू कर देती है। जैसे रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो सूरज और सरोज दोनों को गहरी नींद आ जाती है, और उसी समय ममता अपने घर से दबे पांव बाहर निकलती है। ममता इसके बाद अपने प्रेमी धर्मवीर के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और धर्मवीर अपने घर का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद धर्मवीर इस महिला ममता देवी को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है, और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो धर्मवीर इस महिला को फिर से समझाना शुरू कर देता है। धर्मवीर ममता को कहता है कि ममता, तुम्हें खेतों में कामकाज करना शोभा नहीं देता है, तुम एक औरत हो, तुम ऐसा करो कोई नौकर अपने खेतों के लिए रख लो। और इस तरह से ममता देवी की ये बात समझ में आ जाती है। ममता देवी अब अपने प्रेमी धर्मवीर को कहती है कि जैसे ही कल सुबह होगी तो उसी समय मैं कोई नौकर तलाश कर लूंगी। और इसके बाद जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो ममता देवी इस घर से दबे पांव बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है, और फिर गहरी नींद में सो जाती है। अब जैसे अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, और ममता देवी का जो बेटा होता है वो अपने स्कूल में चला जाता है, जबकि इसकी सास सरोज देवी घर में छोटे मोटे कामकाज कर रही होती है। उसी समय ममता देवी अपनी सास सरोज देवी को कहने लगती है कि माँ, मैं अपने खेतों के लिए कोई अच्छा सा नौकर रखना चाहती हूँ। सरोज जैसी ही अपनी बहू की इन बातों को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। सरोज कहने लगती है कि ममता, मैं भी कई दिनों से यही बात सोच रही थी कि तुम एक औरत हो और औरत को खेत में काम करना शोभा नहीं देता है। उसी समय जो सरोज देवी होती है वो अपनी बहू ममता को कहने लगती है कि ममता, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है और उस लड़के का नाम मनोज है। मनोज जो कि दूसरे जमींदारों के खेत में काम काज करता है। मनोज एक ऐसा लड़का है जो कि खेती के तौर तरीकों को अच्छे तरीके से जानता है, और वह अच्छे तरीके से खेती किसानी का काम कर लेता है। इसके बाद जो सरोज होती है अपनी बहू ममता देवी को कहने लगती है कि तुम आज के आज ही उस लड़के से मिल लो और उसे खेती के काम के लिए घर में नौकर रख लो। और इस तरह से अब जो ममता होती है वो अपनी सास सरोज को कहने लगती है कि मैं अभी इसी समय उसके घर पर जाती हूँ, और इस तरह से ममता देवी उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है। इसके बाद ममता देवी अब मनोज के घर पर पहुंच जाती है। मनोज के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन उसी समय मनोज का पिता दरवाजा खोल देता है, और जब ये महिला ममता देवी मनोज के पिता से पूछने लग जाती है कि मनोज कहाँ पर गया है तो मनोज का पिता कहने लगता है कि वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदारों के खेत में गया है। लेकिन ममता देवी मनोज के पिता को कहने लगती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, मैं उसको अपने खेतों के लिए नौकर रखना चाहती हूँ। अब जैसे ये बात मनोज का पिता सुनता है तो मनोज का पिता बड़ा खुश हो जाता है। मनोज का पिता इस महिला ममता देवी को कहने लगता है, जैसे शाम के समय मनोज वापस घर पर आएगा तो मैं तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। और इस तरह से महिला ममता देवी अपने घर पर वापस आ जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है, आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास मनोज थक हार कर अपने घर पर आता है। उसी समय मनोज का पिता रमेश कुमार उसको कहने लगता है कि बेटा, जो ममता देवी है वो हमारे घर पर आई थी और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शायद वह तुम्हें अपने खेतों के
लिए जो है नौकर रखना चाहती है। अब जैसे ही ये लड़का अपने पिता की बात को सुनता है तो मनोज बड़ा खुश हो जाता है। मनोज उसी समय खाना तक नहीं खाता है और वह उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है। सीधा ही वह ममता देवी के घर पर आ जाता है। ममता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर इसके बाद ममता अपने घर का दरवाजा खोल देती है और देखती है कि बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का मनोज कुमार उसके सामने खड़ा होता है। अब मनोज की नजरें जैसे ही ममता देवी पर पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर लड़के मनोज की नीयत खराब हो जाती है। मनोज अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला तो देखने में काफी खूबसूरत है, क्योंकि मनोज एक ऐसा लड़का होता है जो नाड़े का ढीला होता है, जो कि लंगोट का ढीला होता है। ये महिलाओं को काफी पसंद किया करता था, खासकर बड़ी उम्र की महिलाओं में काफी दिलचस्पी भी रखता था। इस तरह से ममता देवी अब इस लड़के मनोज को कहने लगती है कि मनोज, मुझे अपने खेतों के लिए एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे खेतों में नौकरी करना चाहते हो तो कल से ही मेरे काम पर आ जाना। और इस तरह से मनोज उसी समय तुरंत हाँ भर लेता है। मनोज कहने लगता है कि मैं कल से ही आपके खेत में नौकरी करने आ जाऊंगा। और इस तरह से मनोज बड़ा खुश होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर मनोज और साथ में ममता देवी ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाले होते हैं। अगले दिन से ही लड़का मनोज ममता देवी के खेत में कामकाज करना शुरू कर देता है। वह हर रोज करीब 8 बजे के आसपास ममता देवी के घर पर आ जाता था, फिर खेत में चला जाता था। सारा दिन खेत में मेहनत मजदूरी करता था और फिर इसके बाद अपने घर पर चला जाता था। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और बीते हुए 1 महीने के दौरान मनोज कुमार ने अपनी मालकिन की खूबसूरती को करीब से देखा था। यह लड़का अब अपनी मालकिन को किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहता था। दूसरी तरफ ममता देवी भी अपने इस नौकर मनोज कुमार की तरफ आकर्षित हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे करके दोनों में बातचीत भी होना शुरू हो जाती है और जैसे ही बातचीत शुरू हो जाती है तो दोनों की दूरियां भी कम होना शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ जाते हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और ममता देवी का बेटा सूरज अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ इसकी सास जो सरोज होती है वो घर में कामकाज कर रही होती है। उसी दौरान ये लड़का जो मनोज कुमार होता है इसके घर पर आ जाता है और फिर इसके बाद ममता देवी को कहने लगता है कि मालकिन, मैं खेत में जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो पहले ही बता दो। लेकिन ममता देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज इस लड़के के साथ खेत में जाना चाहिए और ममता उसी समय अपने कमरे में जाती है। कमरे की अलमारी को खोलती है, अलमारी में से 5,000 रुपये निकाल लेती है और 5,000 रुपये निकालने के बाद अपने नौकर मनोज को कहने लगती है कि मनोज, मुझे खेतों में गए 1 महीना बीत चुका है और मैं आज अपने खेत देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और इस तरह से ममता देवी अब अपने नौकर मनोज कुमार के साथ खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद मनोज कुमार पशुओं के लिए चारा काटना शुरू कर देता है और ये महिला कुछ देर तक अपने खेत में इधर उधर टहलती रहती है। तभी ये महिला जो ममता होती है अपने नौकर मनोज के पास आती है और मनोज को खेत में अकेला देखकर ममता देवी बिल्कुल इसके पास आ जाती है। ममता अपने इस नौकर को कहने लगती है कि मनोज, देखो खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं है और पास में ही ईख का खेत है, चलो ईख के खेत में अपना समय गुजारते हैं। अब जैसी ये बात नौकर को सुनाई देती है तो नौकर मनोज अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब ये महिला आगे से ये बात कह रही है तो फिर फायदा उठाने में मेरा फायदा है। और इस तरह से मनोज कुमार अब अपनी इस मालकिन को कहने लग जाता है कि मालकिन, खेत में कोई आ भी सकता है। लेकिन ममता कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, मेरे खेत में कोई भी दूर दूर तक नहीं है और ना ही मेरे खेत में कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आता जाता है। लेकिन फिर भी ये महिला मनोज का मन रखने के लिए उसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि चलो खेत में वक्त गुजारते हैं। इसके बाद मनोज कुमार अपनी इस मालकिन ममता देवी के साथ ईख के खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। ये दोनों ही गलत तरीके से अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे इन दोनों का ये सारा खेल खत्म हो जाता है तो ये महिला इसको कहने लगती है कि कुछ और पैसे शाम के समय दूंगी। और इस तरह से मनोज कुमार को कुछ पैसे मिल चुके होते हैं। मनोज कुमार बड़ा खुश हो जाता है। मनोज सोचने लग जाता है कि उसकी मालकिन अब उसे पैसे भी दिया करेगी और साथ में उसके साथ वक्त भी गुजारा करेगी। दूसरी तरफ ममता भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब उसको अपने पुराने प्रेमी की कोई भी जरूरत नहीं है, वह अपने नौकर के साथ ही अपना वक्त गुजार लिया करेगी और इस बात के बारे में किसी को कानों कान तक भनक भी नहीं होगी। इस तरीके से अब नौकर और मालकिन का जो प्रेम प्रसंग होता है वो शुरू हो जाता है।
अब तो ये मालकिन ममता देवी हर रोज अपने नौकर के साथ खेत में आती थी। खेत में आने के बाद इसको कुछ पैसे देती थी और पैसे देने के बाद इसके साथ अपनी ही मर्जी से ईख के खेत में जाकर अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 2 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनोज ममता देवी के घर पर कामकाज करने के लिए आता है। ममता देवी को कहने लगता है कि मालकिन मैं खेत में जा रहा हूँ। ममता कहने लगती है कि आज मैं खेत में नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही खेत में चले जाओ। और इस तरह से ये लड़का जो मनोज कुमार होता है खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। खेत में जाने के बाद काफी देर तक ये कामकाज करता है। उसी समय इसका एक दोस्त जिसका नाम प्रवीण होता है वो खेत में पहुंच जाता है। और जो प्रवीण होता है वो अपने साथ कुछ शराब भी लेकर आया था। प्रवीण अपने दोस्त इस मनोज से मिलता है और मनोज से मिलने के बाद कहने लगता है कि मनोज देखो आज खेत में कोई भी नहीं है, चलो बैठकर आज पार्टी कर लेते हैं। मनोज भी मान जाता है और इस तरह से मनोज और प्रवीण दोनों बैठकर खेत के अंदर शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा जब नशा हो जाता है तो इसके बाद ये लड़का जो मनोज होता है अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है कि देखो प्रवीण, मैं अपनी मालकिन के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ। प्रवीण उसी समय हंसना शुरू कर देता है। प्रवीण कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी मालकिन ममता देवी है वो ऐसी महिला नहीं है। लेकिन लड़का मनोज कहने लगता है कि मैं उसके साथ हर तीसरे चौथे दिन खेत में वक्त गुजारता हूँ। जैसे तैसे करके मनोज अपने दोस्त प्रवीण को विश्वास दिला देता है। लेकिन प्रवीण कहने लगता है कि मैं तब यकीन करूंगा जब तुम आज अपनी इस मालकिन को खेत में बुलाओगे। यह लड़का मनोज कुमार उसी समय अपनी मालकिन ममता देवी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी से खेत में आ जाओ। ममता कहती है कि मैं अभी 15-20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। और उसी समय ममता अपने घर से बाहर निकलती है। 15-20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद ममता खेत में पहुंच जाती है। ममता देखती है कि वहां पर मनोज अकेला नहीं होता है, बल्कि मनोज के साथ उसका दोस्त प्रवीण कुमार बैठा होता है। और जैसे ही ये महिला इन दोनों लड़कों के पास आ जाती है तो देखती है कि दोनों ने काफी शराब भी पी रखी होती है। लेकिन ममता देवी इस बात की परवाह तक नहीं करती है। ममता मनोज को कहने लगती है कि चलो पास में ईख का खेत है, वहां पर चलते हैं। तभी मनोज कहने लगता है कि आज मेरा दोस्त प्रवीण भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। ममता बिल्कुल हद से गुजर चुकी होती है। वह किसी की भी कोई परवाह तक नहीं करती है। वह एक बार भी इस बात के बारे में नहीं सोचती है कि उसके सामने उसका नौकर बैठा है। और इस तरह से अब जो मनोज होता है वो अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है कि चलो खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के इस महिला ममता देवी को लेकर ईख के खेत में चले जाते हैं। ईख के खेत में जाने के बाद ये दोनों लड़के इस महिला के साथ अपना वक्त गुजार लेते हैं। ये महिला भी इन दोनों के साथ वक्त गुजार लेती है। ममता देवी इन दोनों लड़कों के साथ गलत रिश्ते कायम करने के बाद इन दोनों लड़कों को कुछ पैसे देती है। और पैसे देने के बाद इन दोनों लड़कों को कहने लगती है कि अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हें खेत में बुला लिया करूंगी। और इस तरह से ममता देवी अब ना तो अपने परिवार की परवाह करती है, ना ही समाज की परवाह करती है। एक बिल्कुल चरित्रहीन महिला बनकर रह जाती है। और इस तरह से ये सारा काम खत्म करने के बाद अब ममता देवी अपने घर पर आ जाती है और अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन। आज के समय में ममता देवी के बेटे सूरज का जन्मदिन होता है। सूरज उसी समय अपनी माँ ममता को कहने लगता है कि माँ आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपना जन्मदिन बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहता हूँ। ममता देवी कहने लगती है कि बेटा सूरज, आज तेरा जन्मदिन हर साल की तरह हम अच्छे तरीके से मनाएंगे, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। और इस तरह से ममता देवी उसी समय अपने नौकर मनोज कुमार के पास फोन कॉल करती है, उसको अपने घर पर बुलाती है। मनोज कुमार को कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज तुम शहर में चले जाओ और एक अच्छा सा केक खरीद कर ले आओ। इसके बाद मनोज कुमार पैसे लेने के बाद शहर में जाता है। वहां से सूरज के लिए एक अच्छा सा केक खरीदता है और केक खरीदने के बाद गांव में वापस आ जाता है। मनोज कुमार इसके बाद अपनी मालकिन ममता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद ममता देवी घर का दरवाजा खोल देती है। ममता देखती है कि सामने नौकर मनोज कुमार केक लिए खड़ा था। इसके बाद मनोज कुमार घर के अंदर आता है और फिर ममता देवी के हाथ में केक रख देता है और कहता है कि मैं शाम के समय फिर घर पर आऊंगा। लेकिन मनोज कुमार देखता है कि वहां पर घर के अंदर ना तो उसकी सास होती है और ना ही उसका बेटा सूरज होता है। इसके बाद मनोज कुमार अपनी मालकिन ममता देवी को पूछने लग जाता है कि तुम्हारी सास कहाँ पर गई है। ममता कहती है कि मेरी सास घर पर नहीं है, वो पड़ोसियों के घर पर गई है, वो शायद 1 घंटे के बाद वापस लौटेगी। और इस तरह से मनोज कुमार अपनी मालकिन को कहने लगता है कि ना तो तुम्हारा बेटा घर पर है और ना ही तुम्हारी सास घर पर है, चलो अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन ममता कहने लगती है कि मेरा बेटा सूरज किसी भी समय घर पर आ सकता है, तुम ऐसा करना आज रात तो मेरे घर पर आ जाना और फिर इसके बाद हम दोनों अपना वक्त गुजारेंगे।
तभी नौकर मनोज कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी माँ भी रहती है, तुम्हारा बेटा भी रहता है। उनके होते हुए हम अपना वक्त कैसे गुजार सकते हैं? इसके बाद ममता देवी अपने नौकर को कहने लगती है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। और इस तरह से अब ये लड़का जो मनोज कुमार होता है अपने घर पर वापस चला जाता है। जैसे शाम के करीब 7 बजे के आस-पास का वक़्त होता है तो ममता देवी अपने बेटे सूरज का जन्मदिन बड़ी धूम-धाम से मनाती है। और जन्मदिन मनाने के बाद ये महिला अब अपने इस नौकर के पास फ़ोन कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम आज रात मेरे घर पर आ जाना। और इसके बाद ममता देवी का आगे का खेल शुरू हो जाता है। ममता देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और खाने के अंदर आज भी नींद की दवाइयाँ मिलाती है। और नींद की दवाइयाँ मिलाने के बाद अपने बेटे सूरज को भी खाना खिलाती है, अपनी सासू सरोज को भी खाना खिला देती है। देखते ही देखते लगभग 1 से डेढ़ घंटे का वक़्त गुज़र जाता है। इसके बेटे सूरज को गहरी नींद आ जाती है। इसके साथ सरोज को भी गहरी नींद आ जाती है और ममता देवी देखती है कि दोनों गहरी नींद में सो चुके होते हैं। ममता देवी उसी समय अपने नौकर मनोज कुमार के पास फिर से फ़ोन कॉल करती है। मनोज को कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो। इसके बाद मनोज नौकर उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और ममता देवी के घर पर आता है। ममता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। ममता अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, अपने नौकर मनोज कुमार को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और आज की रात भी इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर काफ़ी देर तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं और जैसे दोनों का मन भर जाता है, तो ममता देवी उसी समय अपने इस नौकर मनोज कुमार को भी आज कुछ और पैसे देती है और मनोज कुमार पैसे लेने के बाद रात के ही समय इसके घर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये महिला ममता देवी अब अपने पूरे परिवार को धोखा देना शुरू कर देती है। ममता हर रोज़ रात के समय अपने पूरे परिवार को नींद की दवाइयाँ देती थी और नींद की दवाइयाँ देने के बाद अपने नौकर मनोज कुमार को अपने घर पर बुलाती थी और फिर मनोज कुमार के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 13 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज ये महिला अपने घर में अकेली होती है क्योंकि इसका बेटा खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। आज इसका बेटा सूरज अपने स्कूल में भी नहीं गया था। दूसरी तरफ इसकी सास भी घर पर नहीं होती है। अब ये महिला सोचने लग जाती है कि क्यों ना आज दिन के समय ही अपने नौकर को अपने घर पर बुला लिया जाए। इस तरह से अब ये महिला ममता देवी अपने नौकर के पास फ़ोन कॉल करती है। इसका नौकर खेत में कामकाज कर रहा होता है और अपने नौकर को कहती है कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ, घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इसके बाद नौकर मनोज कुमार उसी समय खेत से घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद ये महिला अब अपने इस नौकर को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और आज दिन के समय में ही इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। और जैसे ये दोनों इस गलत काम को कर रहे होते हैं तो उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर इसके बाद ये महिला अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और देखती है कि इसका बेटा सूरज इसके ठीक सामने खड़ा होता है। सूरज घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे वो कमरे में जाकर देखता है तो उसका जो नौकर होता है मनोज, वो आपत्तिजनक स्थिति में घर के कमरे के अंदर लेटा हुआ था। मनोज को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर सूरज अंदाज़ा लगा लेता है कि उसका जो नौकर मनोज है वो उसकी माँ के साथ गलत काम करता है। अब लड़का जो सूरज होता है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सूरज उसी समय इस नौकर मनोज कुमार को गालियाँ देना शुरू कर देता है। लेकिन जब बात गालियों से नहीं बनती है तो सूरज उसी समय पास में ही पड़ी एक चारा काटने की दराती उठा लेता है। दराती उठाने के बाद उसी समय वह मनोज कुमार के पेट में दाँती घुसा देता है। 3-4 बार दाँतियाँ उसके पेट के अंदर मार दी जाती है। मनोज कुमार मौके पर ही नीचे गिर जाता है, लेकिन ये लड़का जो सूरज होता है हद से गुजर जाता है। यह अपनी माँ के पेट में भी 3-4 बार दाँतियाँ घुसा देता है। अपनी माँ का गला दाँती के साथ काट देता है और इतना सब काम करने के बाद यह पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने घर से खून से लथपथ हुआ बाहर निकल जाता है। और पड़ोसी जन जब इस लड़के सूरज को खून से लथपथ हुआ देखते हैं तो वहाँ पर वे काफ़ी डर जाते हैं। पड़ोसी जन घर के अंदर जाकर देखते हैं तो इसकी माँ की लाश और इसके नौकर की लाश अंदर पड़ी होती है। पड़ोसी जन उसी समय नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करते हैं। करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इसके बाद नौकर मनोज कुमार का शव और सूरज की माँ ममता देवी का शव बरामद करती है। दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लड़के सूरज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूरज से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सूरज कहता है कि उसकी माँ अपने ही नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई थी और इसी वजह से मैंने अपने नौकर और अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस मजबूर होकर इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार सूरज को क्या सजा सुनाने वाले हैं।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सूरज ने अपनी मां ममता देवी और अपने नौकर मनोज के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।